तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, लालबू दादाजी ने मुझे बचपन में एक किस्सा सुनाया था, एक ऐसी औरत का जो मुर्दे में जान फूंक देती थी और यही शक्ति उसकी मौत की वजह बनी। लालबू दादाजी बताते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिल गई थी, पर गुलामी से नहीं। बड़े जाति के लोग जिनमें जमींदार, साहूकार और धन्ना सेठ आते थे, वो छोटी जाति के लोगों पर जरा भी तरस नहीं खाते थे। इनसे सताए हुए लोग या तो तिल तिल कर मर जाते थे या फिर डुम्मा के शरण में चले जाते थे। डुम्मा हमारे समय के वो लोगों का समूह था जिनसे हम सभी घिन करते थे, यहाँ तक कि उन्हें हमारे गांव में घुसने की भी मंजूरी नहीं थी। अगर वो गलती से भी गांव में नजर आ जाते थे तो उन्हें गांव वाले पत्थरों से मार के भगा देते थे, या कभी कभी गांव वाले डुम्मा को इस कदर मारते थे कि वो वहीं पर दम तोड़ देते थे, जिसके बाद उनकी लाश कई कई दिनों तक वहीं पर सड़ती रहती, या सियार गीदड़ उसे अपना निवाला बना लेते थे। पर डुम्मा के लोग इस बर्बरता को भी चुपचाप सह जाते थे, लेकिन ये उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी गहरी सोच का हिस्सा था। डुम्मा के लोग गुप्त तरीके से किसी तैयारी में लगे हुए थे, पर क्या इसकी जानकारी भले हम में से किसी के पास नहीं थी, पर इतना ज़रूर मालूम था कि वो जो भी कर रहे थे वो आने वाले समय में हम पर कहर बनकर टूटेगा, जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया हो। और जब इसी डर का एहसास जमींदारों और धन्ना सेठों को हुआ तो उन्होंने डुम्मा के समुदाय के सभी लोगों को ख़त्म करने की ठानी और एक रात 30-40 नामी पहलवान और करीबन उतने ही बदमाश डुम्मा लोगों को मारने पहुंचे। उस रात जहां हम गांव वालों को लग रहा था कि पूरी रात डुम्मा लोगों की चीख पुकार गूंजती रहेगी, तो वहीं इसके उलट उस रात गहरी खामोशी पसरी रही। यहाँ तक कि वो गीदड़ों का झुंड जो रात होते अपने शोर से हड़कंप मचाए रहते थे, वो भी उस रात खामोश थे। और फिर सुबह होते जब गांव के लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर डुम्मा रहते थे, तो गांव वालों ने देखा कि वहां सब कुछ नॉर्मल है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। और यही खबर जब उन तक पहुंची जिन्होंने ये प्लान बनाया था, तो वो भी हैरान हो गए। पर यह हैरानी उस वक्त डर और खौफ में बदल गई जब वो सारे पहलवान और बदमाश नहीं लौटे। यहाँ तक कि उन लोगों की हर जगह खोजबीन की, पर उनका कुछ भी मालूम नहीं चला। इस घटना ने पहली बार डुम्मा लोगों के प्रति हम गांव वालों की सोच बदली और हम भी उन्हें सम्मान देने लगे, या यूं कहें कि हम उनसे डर गए थे। पर हम तो सिर्फ डरे हुए थे, पर उन जमींदारों और धन्ना सेठों की जान पर बन आई थी, जैसे कि उन्हें अच्छे से मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए उन लोगों ने डुम्मा लोगों को मारने के कई और पैतरे आजमाने लगे, पर हर बार उनके हार ही हाथ लगती। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले जो अब डुम्मा लोगों से करीबी बना चुके थे, तो उनके लिए डुम्मा लोग सबसे बड़े मददगार रूप में उभरने लगे थे, या फिर यूं कहें डुम्मा लोग सच्चे मित्र की तरह गांव वालों का हाथ बटाने लगे थे। और ये दोस्ती उस रात गहरी हो गई जब धुनकी दादी के पोते को जहरीले सर्प ने डस लिया और उसकी कुछ ही घंटों के भीतर मौत हो गई। धुनकी दादी का इकलौता सहारा उनका पोता ही था, और उसके चले जाने से अब धुनकी दादी भी जीने की इच्छा छोड़ चुकी थी। और जब उनके पोते को गांव वाले शमशान ले जाने के लिए निकले कि तभी 4 डुम्मा के लोग आए और उस शव को अपने साथ अपने गांव लेकर चले गए, ये बोलकर कि वो जल्दी ही लौटेंगे। धुनकी दादी के जिंदा पोते के साथ गांव वाले ये तो जानते थे डुम्मा लोग तो हैं चमत्कारी, पर क्या वो सच में मुर्दे में जान फूंक सकते हैं, ये जानना अभी बाकी था। खैर, उस रोज तो डुम्मा लोग धुनकी दादी के पोते को अपने साथ लेकर चले गए और धुनकी दादी के साथ हम लोग उनके पोते के जिंदा लौटने की आस लगाए इंतजार करते रहे। पर वहीं दूसरी ओर थनेत पहलवान की चर्चा ने गांव भर में आग लगा रखी थी। थनेत ये उन्हीं पहलवानों में से एक था जो उस रात डुम्मा लोगों का खात्मा करने पहुंचा था, पर सभी 80 लोग ऐसे गायब हो गए मानो जमीन में समा गए हों। पर थनेत के आने से अब उस रात का खुलासा होने वाला था। आखिर उनके साथ डुम्मा के लोगों ने क्या किया और बाकी के साथी कहाँ हैं और किस हालत में, ऐसे कई सवालों का जवाब लेने के लिए गांव वाले थनेत पहलवान के घर पहुंचे। तो थनेत हाथ जोड़कर रोते बोला, डुम्मा जल्दी हम सभी गांव वालों को खत्म कर देंगे। डुम्मा अपने मुखिया क्रोधी के लौटने की राह ताक रहे हैं। जैसे उनका मुखिया क्रोधी
हमारी दुनिया में आया तो वैसे यहाँ के हवा में जहर फैल जाएगा और हम सभी तिल तिल कर मरने लगेंगे। तनैत पहलवान की बात सुनकर, यह कहें चेतावनी सुनकर गांव वाले सकपका गए, क्योंकि डुम्मा लोग से गांव वालों की नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में तनैत पहलवान की बातों का भरोसा करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। पर गांव का एक ऐसा भी वर्ग था जो ये मानता था कि डुम्मा लोग कोई और नहीं बल्कि शैतान के बच्चे हैं, और यही वर्ग तनैत पहलवान की बातों से पूरी तरह सहमत भी था और डुम्मा लोगों को ख़त्म करने के पक्ष में भी। लेकिन शायद उन्हें लगता था कि बाकी गांव वालों की मदद के बिना डुम्मा लोगों को यहाँ से खदेड़ना नामुमकिन है, और इसीलिए उन लोगों ने तनैत पहलवान को बाकी के गांव वालों को वो सब कुछ बताने को कहा जो उस रात हुआ था, ताकि गांव वाले डुम्मा लोगों की हकीकत से वाकिफ हो जाएं। लिहाजन तनैत पहलवान ने सभी गांव वालों को रात को गांव की चौपाल पर जमा होने को कहा। पर इससे पहले रात होती और गांव वाले तनैत पहलवान की आप बीती सुनते कि दोपहर के समय ही गांव वालों ने एक बड़ा चमत्कार देख लिया। दरअसल धुन की दादी का पोता, जो कुछ दिनों पहले सर्फ के काटने से मर चुका था, उसे डुम्मा लोग सच में जिंदा कर सबको ताजुब में डाल दिया था। धुन की दादी ने जैसे अपने पोते को देखा तो वो रोते हुए डुम्मा लोगों के कदमों में गिर गई और अपना आभार प्रकट करने लगी। वहीं हम गांव वालों का डुम्मा लोगों के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। इसी बीच डुम्मा लोगों ने हमें गोखुमुंड पर आज रात इकट्ठा होने को कहा, और जब गांव वालों ने इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके मुखिया कुछ बेहद अहम बात करना चाहते हैं, जिससे गांव का हर परिवार उन्नति करेगा और ठीक वैसी जिंदगी जी पाएगा जैसा कि जमींदार, साहूकार और बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग जीते हैं। डुम्मा लोगों की ये बात सुनकर गांव वालों के आंखों में एक चमक आ गई, मानो सभी मान बैठे हों कि उनकी ज़िंदगी सही में उन ज़मींदारों और धन्ना सेठों की तरह हो जाएगी। और इसी उम्मीद के चलते गांव वालों ने डुम्मा के मुखिया से मिलने का फैसला कर लिया। और जब सूरज ने आसमान छोड़ा तो सूरज के जाते एक एक करके गांव वाले गोखुमुंड जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ तनैत पहलवान गांव के चौपाल पर आस लगाए गांव वालों के आने का इंतजार करता रहा। खैर चौपाल पर तो उस रात कोई नहीं गया, पर सभी गांव वाले गोखुमुंड वक्त से पहले ही पहुंच गए, जहां एक बहुत ही विशाल कीकड़ का पेड़ था और उसे एक इंसान लटका हुआ था जो इस कदर सूखा हुआ था कि उसकी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। अभी सभी गांव वाले उसको ही देख रहे थे कि तभी 4 डुम्मा के लोग किसी को अपने कंधे पर उठा के लाए और उस कीकड़ के पेड़ के नीचे रख दिया। क्योंकि वो एक सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ था तो ऐसे में हमें पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। अभी गांव वाले कुछ बोल पाते कि तभी उस कीकड़ के पेड़ से झूल रही सूखी लाश अचानक ही अपना हाथ पैर हिलाने लगी, जिसे देखकर गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। अभी गांव वालों ने पीछे हटना शुरू ही किया था कि तभी उस झूल रही सूखी लाश से एक आवाज़ आई कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। बस तुम्हें इतना करना होगा कि अब जिसके घर में भी किसी की मौत हो, उसका अंतिम संस्कार करने की जगह उसे अपने घर के पीछे 3 बांस के सहारे लटका के रखना। जैसे जैसे वो लाश सूखती जाएगी तो वैसे वैसे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती जाएगी। ये बोलने के बाद उस सूखे मुर्दे के हाथ पैर हिलने बंद हो गए और फिर उन्हीं 4 लोगों ने उस सफ़ेद चादर में लिपटे आदमी को अपने कंधे पर उठाया और वो वहाँ से चले गए और हमें भी जाने को बोल दिया। खैर हम गांव वाले वहाँ से लौट तो आए, पर हम गांव वाले इस सोच में पड़ गए कि क्या हमें सच में ये सब करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के खातिर। खैर लंबे और गहरी सोच विचार के बाद लोगों ने साफ कर दिया कि ये हम हरगिज़ नहीं करेंगे। पर कुछ रोज़ बाद जब अचानक ही गाँव में सड़न की गंध फैलने लगी और फिर जब इस सड़न की गंध का कारण गाँव वालों के सामने आया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल वो सड़न की गंध किसी और की नहीं बल्कि धुन की दादी की लाश से आ रही थी, जो उनके घर के पीछे 3 बांस के सहारे लटकी हुई थी। और ये काम उसके पोते तनवन ने किया था। और जब गांव वालों ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसका कहना था कि उसकी दादी ने ये करने को बोला क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा करने से उनके पोते की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अब ये जवाब सुनकर गांव वाले तनवर पर बहुत ज़्यादा भड़क गए और उसे समझाने लगे कि तूने ये कैसी नासमझी कर दी है। अभी गांव वाले तनवर को समझा ही रहे थे कि तभी तनवर ने अपने घर की कोठरी का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर झांकने को बोला। और जब हमने उस कोठरी में झांका
तो हम सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल उस कोठरी के भीतर एक सोने और हीरे से भरा डेग रखा था जो आधा जमीन में धंसा था। मतलब कि वो खजाने का डेग जमीन से बाहर आया था। मतलब कि जो डुम्मा के मुखिया ने कहा था वो सच में हुआ। अब इस घटना के बाद अचानक ही मेरे पिताजी ने वो गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वैसे तो मैं उनके इस फैसले से सहमत नहीं था, पर पिताजी को अंदाजा हो गया था कि अब गांव में सिर्फ मातम ही बसेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारे गांव छोड़ने के कुछ महीनों में हर घर से कोई ना कोई मरने लगा और उनकी लाश घर के पीछे 3 बांसों पर टांग दी जाती। जल्द ही गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई और सारे लोग मारे गए और फिर गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया और वो डुम्मा लोग भी कहीं गायब हो गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों बरसों बाद जब मैं अपने बुजुर्गों के घर लौटा तो उस दिन हवाओं में कुछ ऐसा सन्नाटा था जो मेरे शब्दों से परे था। घर की दीवारें अब फफूंद से ढकी हुई थी, खिड़कियां जंग खा चुकी थी और लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मेरा मन अजीब तरीके से सुकून में था, क्योंकि ये वही घर था जहां मेरा बचपन बीता था और जहां मेरी दादी की रहस्यमय मौत हुई थी। घर को खुलवाने के बाद मैंने सबसे पहले वो कमरा देखा जहां दादी की उस रोज लाश मिली थी। बिल्कुल उसी जगह बाईं ओर की खिड़की के पास। कुछ पुरानी मान्यता और अंधविश्वासों के कारण मुझे उस खिड़की को हमेशा बंद रखने की सलाह दी जाती थी। मैंने उस रात आराम करने के लिए अपने पुराने कमरे में बिस्तर लगाया। कमरे में एक कोना ऐसा था जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। जब मैं छोटा था तब भी वो कोना अंधेरे में डूबा रहता था। उस कमरे की खिड़की जंग खा चुकी थी, लेकिन मैंने उसे कसकर बंद कर दिया था। फिर करीब रात के 1:30 बजे एक ठंडी सी हवा पूरे कमरे में फैल गई, जबकि खिड़की तो उस वक्त बंद थी। लेकिन फिर भी ये कैसे हुआ? मैं अभी सोच ही रहा था कि शायद कोई दरार रह गई होगी कि तभी मुझे कुछ सरसराने की आवाज़ आई, जिससे मैं चौंक कर उठा। लेकिन उस वक्त सब कुछ शांत था, पर हवा अभी भीतर ही थी। मैंने अपने सिरहाने रखी तकिया पलटी तो मुझे बगल में कुछ भारी सा महसूस हुआ, और जब मैंने उस चीज़ को टटोल कर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद ये मेरा मन का वहम था, और यही सोचकर मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। पर मैंने जैसे ही करवट ली तो एकाएक 2 ठंडे हाथों ने मेरे सीने को कसकर पकड़ लिया। दोस्तों मैं उस वक्त चीख न सका। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला किसी ने जकड़ लिया हो। मेरी आंखें भी चौड़ी रह गईं, क्योंकि वो हाथ धीरे धीरे दबाव बढ़ाते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा अपने यहाँ पर होने का प्रमाण दे रही हो। पर मैंने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, पर वो हाथ और भी जोर से कस गए। और फिर उसी खिड़की के पास से एक बुदबुदाती सी आवाज़ आई कि तू लौट आया। वो आवाज़ बहुत ही भारी और डरावनी थी, जिसे सुनकर मेरे सीने में धड़कनें तेज हो गई, और उन्हीं तेज धड़कनों के साथ मुझे जोर का चक्कर आया और मेरी आंखें भी भारी हो गई। फिर सुबह जब मैं होश में आया तो मेरी छाती पर लाल निशान थे, 5-5 उंगलियों के, जिन्हें देखकर मैंने सोचा शायद कोई सपना रहा होगा। पर उस निशान की गवाही मेरी सोच को झुठला रही थी। फिर मैंने गांव के एक बुजुर्ग हरिदास काका से इस बारे में बात की तो वो सुनते ही चुप रह गए, और फिर कुछ देर के बाद जाकर बोले, तेरी दादी उस रात खिड़की से किसी को बुला रही थी और सुबह वो मरी मिली। वो खिड़की नहीं, एक दरवाज़ा है परलोक का, जो कि श्रापित है। दोस्तों उन बुजुर्ग की बात सुनते ही मैं सहम गया और उस दरवाजे के बारे में सोचने लगा। अब मेरा ध्यान सिर्फ उस खिड़की पर था। फिर रात होते मैं वहीं बैठता और उसे रात भर खामोशी से ताकता रहता। और फिर ऐसे ही एक रात मैंने उसे फिर से ताका कि खिड़की के पार एक चेहरा, झुर्रियों से भरा पर आंखें चमकती हुई। वो दादी का ही चेहरा था। वो कुछ कह रही थी पर उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक वही 2 हाथ खिड़की से बाहर निकल कर आए और मेरी ओर बढ़े, पर इस बार मैं डरकर भागा नहीं। मैं चाहता था कि सच मेरे सामने आए, पर जैसे वो हाथ मेरे पास पहुंचे कि मेरे घर की बिजली चली गई और मुझे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। फिर जब बिजली आई तो मैं फर्श पर पड़ा हुआ था। सामने दादी की एक पुरानी डायरी थी, शायद वो खिड़की से गिरी थी। उसमें लिखा था, जो इस खिड़की के पार दिखता है वो आत्मा नहीं, वो श्राप है। इस घर पर एक वादा अधूरा है जो पूरी रात नहीं टाली जाती। वो मौत नहीं, बंदिश बन जाती है। उस डायरी में लिखी उन बातों को पढ़कर मैं अगली सुबह ही गांव के मंदिर गया।
वहाँ के मुख्य पुजारी ने जब दादी का नाम सुना तो उनके भी चेहरे के रंग उड़ गए। दरअसल उन्होंने बताया कि तेरी दादी ने एक तांत्रिक से मिलकर अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए काल दरवाजा खोला था। खिड़की उसी दिशा में है जहाँ से आत्माओं का मार्ग आता है, लेकिन वो रक्षक आत्मा जो आई उसने वचन लिया कि अगर कोई दोबारा उसे जगाएगा तो वो पूरे कुल को मिटा देगा। दोस्तों, ये सुनकर मैं सन्न था। मैंने ना जाने अज्ञानता में क्या जगा दिया था जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे इस खिड़की को हमेशा के लिए बंद करना ही होगा। लेकिन ऐसा करना आसान काम नहीं था, क्योंकि रक्षक आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उस रात पूरे घर में खून की बू फैल गई, दीवारें चटकने लगी, खिड़की के पास से रोने की आवाज़ आई, बच्चों की, औरतों की और बूढ़ों की। ऐसा लगा जैसे सर्दियों की आत्माएं वहां पर कैद हों। फिर वही 2 हाथ आए, पर इस बार वे मेरे सीने पर नहीं रुके, वो मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगे। तभी मैंने पूरी ताकत से गंगाजल फेंका और दादी की डायरी के अंतिम पृष्ठ को उस खिड़की पर चिपका दिया, जिस पर लिखा हुआ था, शाप तुझे बांधे, जिस वचन ने तुझे जगाया वही तुझे सोने दे। तभी एक जोरदार चीख हुई और वो खिड़की खुद पे खुद ईंटों से भरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद कर रही हो। दोस्तों, फिर अगली सुबह हुई तो घर पूरी तरह से शांत था। वो खिड़की भी अब वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ एक पक्की दीवार थी, लेकिन वो निशान सीने पर 2 हाथों के अब भी थे। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और तय किया कि कभी मैं लौट कर नहीं आऊँगा। पर कभी कभी रात में जब नींद नहीं आती तो मुझे अब भी महसूस होता है जैसे कोई खिड़की खोल रहा हो और कोई 2 हाथ मेरी ओर बढ़ रहे हों। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें।